यस गाइस, वेलकम सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स। चलो सर, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस क्लास का पर्पस हम एवरेज ड्यू डेट का बेसिक्स पढ़ेंगे। लेकिन एवरेज ड्यू डेट करने से पहले आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो दरमियान ये बात चल रही है कि कम टाइम में कैसा ज़्यादा स्कोर करना चाहिए अकाउंट्स में, और उसमें मोस्टली जो प्लान कर रहे हैं अभी से कर रहे हैं, मतलब 30 डेज पहले से ही अकाउंट्स की प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ जो दूसरे सब्जेक्ट से अलग रहेगा कभी भी आपका फर्स्ट पेपर में आपको लास्ट 5 डेज की प्लानिंग भूलनी नहीं चाहिए। सर, आपको इसका एडवांटेज किसी भी हालत में लेना है। लास्ट के 5 डेज आपको अच्छे से प्लानिंग करना है, जिसमें सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ना है। चाहे आप इस अकाउंट्स को पहले कितना भी अच्छा पढ़े, लेकिन लास्ट के 5 डेज पढ़ना मत भूलिए, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं। अभी नो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, यहाँ पे देखना एवरेज ड्यू डेट का बेसिक्स हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि 70-75 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है। जो ऑलरेडी इस चीज़ में डाउट है कि आप यहाँ पे 70 स्कोर कर सकते हैं या नहीं, आपको बस एक बार ये वीडियो देख लेना है, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू कैन स्कोर इट और नॉट। क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, आप कम चैप्टर्स पढ़ेंगे फिर भी आप 70-75 स्कोर करने की कोशिश कर सकते हो। हाँ, यू कैन ट्राई इट विद इन लेस टाइम। यस सर, यहाँ पे पॉसिबल है। देखना, एवरेज ड्यू डेट प्लस बीआरएस आपके लिए आएगा 15 मार्क्स के लिए। यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्निक देखना, कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, कितना भी आप 100 बार वीडियोस देख लो, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इट यार, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपको सबसे पहले 100 बार किसी का फुल लेक्चर देख लो, लेकिन कम से कम एक बार प्रैक्टिस तो कर लो। विदाउट प्रैक्टिस एक बार भी अगर किसी का वीडियो देखा और उसके बाद आपने खुद से प्रैक्टिस किया, अगर कोई डाउट्स आए फिर उसके बाद उसमें क्लैरिफाई किया, क्योंकि आपके डाउट्स है ना, क्योंकि हर स्टूडेंट यूनिक रहता है, उसकी सोच अलग रहती है, उसकी डाउट अलग रहता है। जहाँ पे सबके लिए हार्ड है वो आपके लिए इजी है, और सबके लिए जो इजी हो सकता है वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क आ सकता है। देयरफॉर आपको क्या करना है, आप चाहे 1000 वीडियो देख ले, 100 वीडियो देख लीजिए, अगर टाइम परमिट कर रहा तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूर ज़रूर प्रॉब्लम रहेगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मिशन ही आपको क्लियर करना है, ठीक है। आपको अभी करना क्या है सर? सर, मैं इस वक्त तो ऐसे लेक्चर्स के लिए प्रेफर नहीं करूंगा जो फास्ट ट्रैक हो या एग्जाम ओरिएंटेड, वॉट एवर इट माइट बी। मैं सिर्फ इतना फोकस करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ज़्यादा कंसेप्ट सीखने का टाइम भी नहीं है। आप करना क्या है, आपको करना बस ये है, आपके आईसीए मटेरियल में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस है वो करके जाना है, वो भी छोटे छोटे नहीं सर। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट करना है और किसे। सिर्फ यहाँ पे एक बार साइट, फर्स्ट इन साइट, ठीक है, आपको सिर्फ फर्स्ट इन लव इन फर्स्ट साइट है ना, इस तरह देख के जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखना, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, आरटीपीस के क्वेश्चंस छोड़ नहीं सकते। पास्ट पेपर 100%, 200%, 1000% आपको देखना है। कम से कम वी विल डिस्कस तीन पास्ट पेपर्स वी विल बी डिस्कसिंग। इन 3 पास्ट पेपर्स पे आपको क्या आएगा, हमें आएगा पास्ट पेपर का ट्रेंड में रहेगा क्या, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, इन दोनों में चांस रह सकता है सर। और अगर आएगा तो हम 2 चैप्टर्स पढ़ने के बदले में स्कोर करने के लिए 1 चैप्टर पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है ना, देखो अकाउंट करंट भी इजी है, आप 2 पढ़ना है, टाइम बच गया तो उसके बाद इसके लिए भी पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन पहले और की जगह हमें कुछ बेनिफिट लेना है। दूसरी चीज, थोड़े क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, जैसे कि एनपीओ और पार्टनरशिप हो सकता है इस तरह दो भी आ जाए, ए पार्ट में एनपीओ, बी पार्ट में पार्टनरशिप। यू कांट लीव दैट क्वेश्चन गाइस, ओके, ठीक है सर। देखो, हमें पास्ट पेपर एक बार देख लेना है किस तरह, कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, किस तरह हमें पढ़ना है। अकाउंट्स के पेपर को कम टाइम में क्लियर करना ही हमारा टारगेट है यार, ठीक है। चलो सर, हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट। सबसे पहले आपको कंसेप्ट, आपको किस तरह प्रिपरेशन करना है वो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि एवरेज ड्यू डेट, बीआरएस दो भी कंप्लीट करना है। सर बीआरएस में कंसेप्ट क्या बड़ा है, नहीं 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 नहीं, बीआरएस बहुत छोटा है चैप्टर, इसमें प्लस और माइनस है। मेरा टेक्निक बस एक ही बोलना है, बीआरएस के लिए प्लस माइनस, बस इतना ही है। यानी प्लस करना आपको आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, बस खेल खत्म बीआरएस का। यानी ये 2 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे बहुत इजीली, कम टाइम में हो जाएगा। हम 4
आरटीपीस भी कंप्लीट करेंगे, इलस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल के जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हो मुझे वो भी कराऊंगा मैं आपके लिए, एंड सेम टाइम यू नो व्हाट, 3 पास्ट पेपर भी आपको बोनस में करवाऊंगा। ठीक है सर, यहाँ पे देखना, हम 75 स्कोर करना हमारा टारगेट है। ठीक है, देखना यार, एवरेज रेट बीआरएस फर्स्ट सेशन हम पूरे अकाउंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, उन कैटेगरीज के हिसाब से एक एक का बेनिफिट लेंगे। जैसा एक एक कंप्लीट करेंगे, हर दिन आपको करना क्या है, हर दिन आपको अकाउंट्स में लगभग 2 आवर्स से 3 आवर्स के दरमियान इन बिटवीन 2 to 3 आवर्स आपको निकालना है। आपको 2 to 3 आवर्स में इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। ठीक है, आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 25-30 डेज, लास्ट के जितने भी दिन हैं, लास्ट के 5 डेज, आपको 5 डेज में 8 to 10, हो सका तो 12 आवर्स कंट्रीब्यूट करना है अकाउंट्स के लिए। क्यों, टारगेट है 75, क्यों आपका टारगेट आपका कुछ भी रहा, लेकिन 70-75 आपको आना ही है अकाउंट्स में। सर दूसरे सब्जेक्ट्स में आप 90 ला लीजिए, 50 ला लो, कुछ भी ला लो, लेकिन इस सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में 75 ला लेना। क्यों सर, कॉन्फिडेंस है यार, मजाक समझा फर्स्ट पेपर को, नहीं है मजाक नहीं है। फर्स्ट पेपर अगर जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ, रिमेनिंग पेपर बहुत इजी जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आपको ये बहुत मोटिवेट करता है फर्स्ट पेपर, आपके नेक्स्ट पेपर्स के लिए बहुत सीरियस है। फर्स्ट पेपर्स में लाइट मत लेना। ठीक है, आप इसमें बेनिफिट क्या है मालूम, आप अपने आप इसमें बहुत सारे अपनी एनर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं। लास्ट के 5 डेज आपको इसमें प्रिपरेशंस में कुछ 1% भी कमी भी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखने नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैटेगरी नंबर 2 है, इन्वेंट्रीज और डिप्रिसिएशन। सर इन्वेंट्री का लास्ट टाइम तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन फिर भी इस बार भी एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आईसीए मटेरियल है, कुछ भी दे सकता है। आईसीए है साहब, आईसीए है हमारा। ठीक है, आईसीए मटेरियल से ही आएगा इंक्रीज, और दूसरा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन सो हर बार आएगा ही आएगा, 10 मार्क्स के लिए आएगा। इस स्लॉट में भी कैटेगरी 2 में भी 15 मार्क्स। सर 15 30 स्कोर कर दिया सर, कुछ पढ़ा हमने नहीं। अरे यार, एवरेज ड्यू डेट में क्या है आपको बताऊंगा, बीआरएस में प्लस और माइनस, थर्ड चैप्टर ही। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सर। डिप्रिसिएशन क्या है, अरे घटने की वैल्यू है सर, बस। हाँ बस, प्रॉफिट एंड लॉस में एक छोटा सा आइटम है डिप्रिसिएशन, वो एक। बैलेंस शीट में एक छोटा सा आइटम है क्लोजिंग स्टॉक, वो इन्वेंटरीज। बैंक रिकंसिलिएशन, कैश बुक से बैंक बुक, बैंक से कैश, इन दोनों को टैली करना है। आंसर्स हमें ऑलरेडी मालूम है, प्लस और माइनस का कंसेप्ट है। एवरेज ड्यू डेट में करना क्या है, एवरेज ड्यू डेट का मतलब सारे ड्यू डेट्स को कंसिडर करके एक ड्यू डेट निकालना है, बस। सर 4 चैप्टर्स हमने पढ़ा, 30 मार्क्स यहाँ पे आ गए। और आपको ये बता दूं, 5 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं 7 या 10 मिनट्स अपने एग्जामिनेशन हॉल में, बस इतना ही। आपको बस एक चीज़ का बहुत बहुत सीरियसली आपको इस मैटर को याद रखना है कि आपका पेपर बहुत इजी नहीं रहेगा, और सेम टाइम आपका पेपर टफ भी नहीं रहेगा। हाँ यस, आपके क्वेश्चंस आईसीए मटेरियल से ही आएंगे। आईसीए मटेरियल का मतलब स्टडी मटेरियल, आरटीपीस से ही आएगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी एमटीपीस से डायरेक्टली उठा लिया जाए, लेकिन आपके एमटीपीस में रिलेटेड टू इन क्वेश्चन से ही एमटीपीस भी फ्रेम किया जाता है। तो ठीक है, कम से कम आईसीए की स्टडी मटेरियल, आरटीपीस छोड़ना नहीं। और पास्ट पेपर्स इसलिए देखेंगे किस तरह पूछा है, आपको कॉन्फिडेंस ब्रिज हो सके। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। देखना सिर्फ 4 चैप्टर, 30 मार्क्स आ गए, यस सर। उसके बाद आपको जाना है 12 फर्स्ट पे जाना है हमें। 12 मार्क्स नहीं यार, रुको, अभी नहीं जाना, लास्ट 5 डेज है ना, तब कैलकुलेट, तब हमें पढ़ना है। ट्रू एंड फॉल्स थियरी 20 मार्क्स, वहां से स्कोर करना है। अभी पढ़ेंगे ठंडा हो जाएगा मैटर, वो थियरी है, लास्ट में अपने रैम में रखेंगे, रैम से सीधा जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, छोड़ेंगे आएंगे। समझ में आई बात, समझ में आई ना, यस। एनपीओ और सेलर रिटर्न थर्ड हम पढ़ेंगे। एनपीओ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहेगा सर 10 मार्क्स के लिए, बहुत इजी है। रिसिप्ट्स पेमेंट मतलब एक कैश बुक की तरह है, यानी आपके लेफ्ट पॉकेट और राइट पॉकेट, मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं सर, बस सिंपल चीज़ है यार। कैश और बैंक स्टेटमेंट जिस तरह आएगा उसी तरह, यानी जो आएगा पैसा तभी हम लिखेंगे, बस उतना ही है।
ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम मतलब जो इनकम है, एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंडिचर है। हाँ सर, नीड नॉट वरी, बहुत इजी है, हम एक्सप्लेन इजीली आराम से पढ़ ले सकते हैं। और 10 मार्क्स यहाँ से हमारे लिए ये भी बोनस है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा आपको क्वेश्चंस पढ़ने में। ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स बहुत इजी है, इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है, फिर उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाना है। ये जो आप सीखेंगे ना एनपीओ, वो आपको यूटिलाइज होगा, इसमें जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पढ़ने में, वो आपको फाइनल अकाउंट्स में भी यूज होगा। मोस्टली थोड़े स्टूडेंट्स ना पहले फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करते हैं, बाद में एनपीओ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता यार, अगर आप पहले इजी वाला पढ़ेंगे, आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद आप फाइनल अकाउंट्स पे आ जाना, बहुत अच्छा रहेगा। यहीं से आपको 10 20 मार्क्स आ गए, पहले 30 मार्क्स आए, अब कितने आए? 20, 20 से 25, आप कितने हो गए? 55 मार्क्स। कुछ पढ़ा हमने? अरे नहीं सर, कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ 5 कंसेप्ट, 5 चैप्टर्स हमने पढ़ा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा। दैट्स व्हाट आई मीन टू से माय गाइस। यस, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सीए फाउंडेशन बहुत ईजी है, दिल से बोलना बहुत ईजी है, हम क्लियर कर लेंगे। 20-25 डेज भी बहुत ज़्यादा है यार अकाउंट्स के लिए। हाँ, आपको दूसरे पेपर्स में करना क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखना, सबसे पहले 5 डेज तो छोड़ देना, उससे पहले जितने भी डेज है, मैक्स टू मैक्स आप 3 आवर्स लगा सकते हैं, पर डे 3 आवर्स निकालना अकाउंट्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। जो रिमेनिंग टाइम है ना, अच्छा खासा आपको लॉ के लिए, मैथ्स के लिए, उसके लिए देना होगा, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, उसमें भी प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हमारे सब्जेक्ट में जो है लेंदी रहेगा एनपीओ का क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पढ़ के ही आप थक जाएंगे, आंसर क्या सॉल्व करेंगे यार, आधा वो अगर कर भी देंगे तो आधा करेंगे, अगर आधा भी करेंगे कभी कभी तो रॉन्ग करके आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती हमें नहीं करना है, अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कैसे क्वेश्चंस बता दिया मैं आपको। अब हम एक एक डील करेंगे। आप अगर मेरे साथ रहेंगे, यूट्यूब में सब्सक्राइब करेंगे, आपको नोटिफिकेशंस आएगा, सब कुछ आप देखेंगे। हम पास्ट पेपर्स भी कंप्लीट करेंगे, आरटीपीस भी कंप्लीट करेंगे, आईसीए के स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस भी कंप्लीट करेंगे सर। यस यस यस, आई एम गोइंग टू बी विथ यू गाइस। यहाँ पे देखना, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स है। यस, पार्टनरशिप 15-20 मार्क्स। सर पार्टनरशिप किस तरह आता है? यू नो व्हाट, पार्टनरशिप में बहुत अच्छा खेल खेल लेता है यार। हमें जो आते हैं ना, उन उन क्वेश्चंस में ए और बी पार्ट में दे देगा पार्टनरशिप 10 मार्क्स। मतलब अगर हम पार्टनरशिप छोड़ दिए तो हमें उस क्वेश्चन से ज्यादा पूरा का पूरा स्कोर बेनिफिट हम नहीं ले सकेंगे, अगर पार्टनरशिप छोड़ दिया तो। ये कभी अपनी गलती नहीं करना, भूलने की कोशिश मत करना कि पार्टनरशिप को हम नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, 15-20 मार्क्स यहीं से आएंगे सर। 10 मार्क्स एक जगह, और दूसरे क्वेश्चन में भी हो सकता है वो छोटा कैलकुलेशन देगा 5 मार्क्स के लिए, तो छोड़ना नहीं है पार्टनरशिप। बस 5 days, 5 chapters, done with how many marks? पहले 30, बाद में 20-50, ये 65, 15 मार्क, मतलब 65 मार्क्स कंप्लीटेड। 65 मार्क्स कंप्लीट हो चुका है, आपको मालूम भी नहीं हुआ। आप बस इतना पढ़ लेना, जाना एग्जामिनेशंस में 65 आएंगे, यानी आपके 116 या 100 जितना भी पेपर रहेगा, आपको 100 अटेम्प्ट करना है। ये 100 में से आप 65 अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो 65 अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आपको आएंगे कितने? 50 के ऊपर आएंगे लगभग। छोटा छोटा मिस्टेक अगर आप कर भी दिए, क्योंकि आपको स्टेप वाइज कैलकुलेशंस, स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे, कुछ मिस्टेक्स हो भी गया, 55 60 हो सकता है आपको आए। और इसमें हम अपनी, और इसमें बोनस पार्ट क्या है मालूम? आपने जो ट्रू एंड फॉल्स एंड थियरी कहा वो बोनस है। यहाँ पे देखना 20 मार्क्स, यानी पहले 65 प्लस 20, 85 मार्क्स हम अटेम्प्ट करके आएंगे सर। समझ लिए? 85 हो सकता है, अगर नसीब अच्छी रही तो एनपीओ कैश बुक जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से भी कुछ 5 मार्क्स आ जाए आपके पेपर में, आप यहाँ पे 90 अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ रहे हो आप बात? बहुत कम सिलेबस में हम इतना अच्छा खासा प्रिपेयर होके वहाँ पे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। अपने एग्जामिनर को पढ़ाना यार, ठीक है? आपको कैसा पड़ेगा, हम उससे देख के बात तो नहीं कर सकते, करेंगे क्या? अपने जो एग्जाम शीट है ना, आंसर शीट है ना, आंसर शीट को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखना सर, सो 12% थियरी, जिससे आपके आपके लिए 80-85 मार्क्स आप बहुत इजीली विदाउट एनी स्ट्रेस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जितने मैंने चैप्टर कहा, उन चैप्टर्स में
एक ही फंडा है, एक ही रूल है, एक ही प्रिंसिपल है। क्या सर? 5 मार्क्स का क्वेश्चन 7 to 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इतना अच्छा प्रैक्टिस करना है आपको इन चैप्टर्स में से। ये सारे चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स में वैसा प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है सर, डन। सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आ जाए। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। चलो, फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, यस गाइस, एवरेज ड्यू रेट के बारे में बात करेंगे। सर एवरेज ड्यू रेट, यस 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 यस, एवरेज ड्यू रेट क्या है सर? ठीक है सर, मैं आपको बता देता हूँ, देखना। ए इज इक्वल टू एवरेज, और एवरेज का ड्यू रेट, पहले ड्यू रेट क्या, पहले वो बता, उसके बाद तो एवरेज बता। ठीक है सर, सबसे पहले बिजनेस हम क्यों करते हैं सर, कैसे करते हैं सर? देख भाई, बिजनेस करते हैं बेच कर, हम सेल करते हैं, सेल्स में रहेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है सर, सेल करते हैं, प्रॉफिट आता है। ठीक है सर, सामने वाला कौन है? सामने वाला परचेजर है, मैं सेलर हूँ। सिंपल है ना? यस सर, यानी मुझे प्रॉफिट इसी ऐसे ही आएगा ना? यस सर। अगर इंडस्ट्री में प्रैक्टिस, हाँ सर, इंडस्ट्री में प्रैक्टिस ऐसी हो कि सामने वाला आपको तब का तभी कैश पेमेंट नहीं करेगा बल्कि क्रेडिट पेमेंट करेगा। हो सकता है इंडस्ट्री में हो, या आपने अपने बिजनेस मॉडल ऐसा रखा कि कैश सेल नहीं बल्कि क्रेडिट सेल करते हो सकता है ना ये भाई? हाँ, हो सकता है कि सेलर जो है क्रेडिट सेल भी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेलर हो, मैं परचेजर हूँ। ठीक है, हाँ सर। अब आपके पास मैं परचेज कर रहा हूँ, मैं परचेज कर रहा हूँ, आप सेल कर रहे हैं, मैं परचेज कर रहा हूँ आपसे। पहला ट्रांजैक्शन मैंने परचेज किया, आपने मुझे 1 मंथ का ड्यू डेट दिया, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया, यानी 1 मंथ के बाद मुझे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, डन। हो सकता है, यस पॉसिबल है, ऐसा ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, यस सर। चलो, वेरी गुड। तो पहला ट्रांजैक्शन किया मैंने जिसका आपने क्रेडिट पीरियड मुझे 1 मंथ दिया। दूसरा ट्रांजैक्शन मैंने आपसे फिर से दूसरी बार आपसे परचेज किया जिसका क्रेडिट पीरियड आपने 3 मंथ्स का टाइम दिया। तीसरा क्रेडिट पीरियड आपने मुझे सिर्फ 15 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया। फोर्थ ट्रांजैक्शन मैंने किया, 10 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, इस तरह लगातार मैं आपसे परचेजेस करता जा रहा हूँ, और आप मुझे क्रेडिट पे क्रेडिट देते जा रहे हो, और उसका ड्यू डेट अलग 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 अलग। पॉसिबल है? यस सर। अब देखना सर, इतना परचेज मैं कर रहा हूँ, अब मुझे रिमाइंडर में लगाना पड़ेगा क्या इस ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट ये है, सेकंड ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट ये है। अब आपको मैं उस ड्यू डेट से इतना तंग हो जाऊंगा ना, ड्यू डेट पे पेमेंट, ड्यू डेट पे पेमेंट, अगर ड्यू डेट में पेमेंट नहीं करूंगा तो आप मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ठीक है, आप मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। हाँ सर, अगर मैं ड्यू डेट से पहले पे कर देता तो मुझे इंटरेस्ट की सेविंग्स, ये हम दोनों में एग्रीमेंट है, हम दोनों में एग्रीमेंट रहेगा, टर्म्स रहेंगे। ठीक है, अब इस इनवॉइस में देखना बात अच्छा है कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस की वजह से ऑन द ड्यू डेट पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है मुझ जैसे लोगों के लिए। देयरफॉर मैं अपने सीए से कहूँगा, भाई साहब सीए, मुझे एक डेट दे देना, मैं सारे जितने भी पेमेंट परचेजेस किया ना, सारा का सारा पेमेंट उसके मुंह पे फेंक दूंगा एक ही टाइम में। एक डेट, एवरेज ड्यू डेट, ध्यान रखना, अगर मैं इंटरेस्ट एक भी रुपया उसे पे करा ना तो तेरा 1 रुपया कट, 1 रुपया उसका पे करूंगा तो तेरा 1 रुपया कट। ऐसा डेट निकाल जिससे उस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ जितना परचेजेस में अपना बिल जो ड्यू हुआ है, ड्यू डेट तेरे हिसाब से, एवरेज ड्यू डेट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, एक एवरेज ड्यू डेट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, उतना अमाउंट उसको दूंगा विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ऐसा वो ड्यू डेट हमारे लिए हमारा सीए कैलकुलेट करेगा, वही है एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इनवॉइसेस या बिल्स के हिसाब से नहीं, बल्कि हमने एक एवरेज ड्यू डेट इन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए, फर्स्ट से लेके लास्ट तक के ट्रांजैक्शंस के लिए, समझ में आई बात? तो वो एवरेज ड्यू डेट हमने कैलकुलेशंस करना इस चैप्टर में सीखेंगे। समझ में आई बात? क्रेडिट परचेजेस की वजह से सारे क्रेडिट परचेजेस अलग अलग ड्यू डेट्स रहेंगे, उन अलग अलग ड्यू डेट्स में पे करना मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर एक एवरेज ड्यू डेट हम कैलकुलेशन करेंगे, वो एवरेज ड्यू डेट के दिन जिस दिन मैं आपको पेमेंट करा उस दिन सिर्फ आपको बिल अमाउंट पेमेंट करूंगा, इंटरेस्ट का मामला अराइज नहीं होना चाहिए। ये है एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशंस। कैसे करते हैं सीखेंगे
थोड़े ब्रेक के बाद। लेकिन आपको तब तक करना क्या है, यहाँ पे देखना, हमें यहाँ पे ये करना है सर। सेकंड चीज आपको ये सीखनी है, क्या है, मंथ्स। सर 1 ईयर इज इक्वल टू, हे भाई नहीं मालूम क्या हमें, 365 डेज है। हाँ, सॉरी यार भूल गया, मैं भूल गया। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, जैसा आपने कहा वैसे। ठीक है, 1 मंथ, ये ये भी नहीं मालूम, नहीं मालूम है, पूछ रहा हूँ। 1 मंथ इज इक्वल टू, तो आप स्टूडेंट क्या कहेंगे, 1 मंथ इज इक्वल टू, तो पहले मंथ बता, उसके बाद मैं डेज बताता हूँ। नहीं यार, क्वेश्चन में 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, जब तक वो स्पेसिफिकली नहीं बताता, समझ में आई बात, अगर डेज में दिया 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, समझ में आई बात, यस। अगर डेज में स्पेसिफिकली हमें, मान लो ये डेट है, इस डेट से हमें कैलकुलेशन करना है, नंबर ऑफ डेज देगा, यानी एवरेज ड्यू डेट से हम एक डेट निकालेंगे, ये डेट के लिए हमें पहले नंबर ऑफ डेज आएगा, इस नंबर ऑफ डेट, ये जो ऑलरेडी ड्यू डेट है, इस डेट से, इस बेस डेट से, यानी यहाँ पे आपको एक लफ्ज आएगा बेस डेट। बेस डेट का मतलब क्या है सर, सबसे पहला जो ड्यू डेट रहेगा, सबसे पहला सारे ट्रांजेक्शन में से, देखो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट ही पहला ड्यू डेट रहेगा, नहीं, पहला ट्रांजेक्शन हो सकता है या थर्ड या फोर्थ या कौन सा भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। इन ट्रांजेक्शन में जो पहले ड्यू डेट रहेगा, जिस दिन सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, वो ड्यू डेट हम बेस डेट कहते हैं। अब उस बेस डेट से हम जो एवरेज रेट कैलकुलेट करेंगे, हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ डेज में आएगा। अब ये मंथ मान ले, ठीक है, 15 दिसंबर आया है हमारा फर्स्ट ड्यू डेट, अब प्लस प्लस 15 दिसंबर के बाद हो सकता है, एग्जाम्पल ले लेना 10 डेज, ठीक है, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, इस तरह हमारे लिए एक डेट डेज आएगी, तो वो डेज हम इस 15 दिसंबर को ऐड करेंगे, जिससे हमें मालूम होगा कि एवरेज ड्यू डेट कौन सा है। ठीक है सर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे आपको मालूम करना क्या है, आपको ये रहना है कि जनवरी में नंबर ऑफ डेज, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एक ईच मंथ में नंबर ऑफ डेज अलग अलग रहेंगे। ओवरऑली 1 ईयर इज इक्वल टू 365, जनवरी में 31, फरवरी में देखना, इजीली हमें रिमेंबर करना है किस तरह है। अभी आपको रिमेंबर करना नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अपने एग्जामिनेशन पेपर में लिख के आ जाना है। ठीक है, लास्ट में रफ वर्क आपको इस तरह करना है, जैन लेफ्ट साइड लिख लेना, फरवरी राइट साइड लिख लेना, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के बाद जे है ना, जून जे से है ना जुलाई, जे आया ना, ये जे और जे आते ही रुक जाना, फिर से अगस्त लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस जितने भी लेफ्ट साइड अभी तक आपने लिखा वहाँ पे 31 लिख के आ जाना, और राइट साइड जितने भी डेज रहेंगे, वो राइट साइड के डेज आपके 30 रहेंगे, लेफ्ट साइड के 31 रहेंगे। हो सकता है राइट में फरवरी का मंथ है, फरवरी में 28 या 29, सर 29 कब, जब लीप ईयर है 29 डेज, अदरवाइज 28 डेज इन द फरवरी मंथ। ठीक है, यस सर। तो आपको ये याद रखना नहीं है, जिस तरह मैं बताया आपको उस तरह रखना है। ये ऐसे ही ये आप छोटे जब सीखा होंगे ना, जन, फरवरी, 31 डेज, 28, 29, फिर उसके बाद मार्च है, अप्रैल है, इस तरह वही टेक्निक है, बस लेफ्ट साइड राइट साइड, क्योंकि देखना ऑल्टरनेट है ना यहाँ पे, वैसे ही ऑल्टरनेट है। ठीक है, जन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के लिए स्टॉप, फिर उसके बाद अगस्त यहीं से स्टार्ट करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेफ्ट साइड सारे के सारे 31 डेज, राइट साइड 30 डेज, लेफ्ट साइड 31 डेज। ठीक है सर, ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो गया। ये सर, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यानी आपको एवरेज रेट में दो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। सर बिल्स, बिल्स नाम सुनते ही हमें डर लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि आसमान में एक तारा टूट रहा है, मांगू विश या वो तारा आके मुझ पे गिरेगा, ऐसा डर लग रहा है सर। देखना ये गाइस, सी डरने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स ही बहुत ईजी है। ठीक है, बिल्स में, बिल्स, आपको बिल्स मालूम है, यस सर, बिल 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 मतलब इनवॉइस, आप मुझे बिल्स दे दे, हाँ सर बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स। अब यहाँ पे देखना, आप मुझे सेल कर रहे हैं, यस सर, मैं परचेज कर रहा हूँ, यस, आप, ठीक है, आप मुझे इनवॉइस देंगे, हाँ, जो सेल कर रहा है वो इनवॉइस देगा,
नहीं, ये भी नहीं मालूम आपको? अरे भाई मुझे मालूम है। सही है ना? हाँ सही है सर। कैरी ऑन। थैंक यू यार। ठीक है। यस। आप मुझे सेल कर रहे हैं? हाँ सेल कर रहा हूँ। आप मुझे इनवॉइस दे रहे हैं? अरे हाँ दे रहा हूँ। आप उसके साथ आपको श्योरिटी नहीं चाहिए क्या, क्या मैं बाद में आपको पेमेंट करूँ या नहीं करूँ? अरे कैसा नहीं देता तू पेमेंट? तो मैं भी बोलता हूँ ना, चल नहीं देता क्या कर लेता। मैं बिल्स ड्रॉ करूंगा, आप कहेंगे मैं बिल ड्रॉ करूंगा। बिल ड्रॉ करेगा, हाँ। मतलब आप ये गुड्स के साथ इनवॉइस भी भेजेंगे, इनवॉइस के साथ एक पेपर, एक आप एक पेपर भी लिख के भेजेंगे, आप स्टैम्प पेपर एंड ऑल दोस थिंग्स। उस पे लिखेंगे कि आप कि मैं जो हूँ आपको पैसे देना है, और ये जो पेपर जिसके पास रहेगा वो आप उसको भी पैसे देना है। यानी आप जिसके पास ये पेपर रहेगा उसे मैं इतना अमाउंट इस परचेजेस के लिए मुझे आपको देना है, पेमेंट करना है। ठीक है। तो वो पेपर पे आप मेरी साइन ले लेंगे। तो आप कौन है? ड्रॉयर है, बिल के ड्रॉयर। मैं ड्रॉई हूँ। ठीक है। आप ड्रॉन कर रहे हैं और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बिल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यानी देखना, आप मेरे अकाउंट से विथड्रॉ कर सकते हैं। ये है, समझ में आ रही बात आपको? इस पर्टिकुलर टर्म्स के हिसाब से इस डेट अगर वो पार हो जाए, यानी ड्यू डेट अगर पार हो जाए, देन आप मुझे नोटिस भेज सकते हैं। इस बिल मैंने एक्सेप्ट किया ना, इस बिल मैं एक्सेप्ट किया, यानी मेरी लायबिलिटी है, मेरे लिए वो बिल्स पेएबल है, आपके लिए बिल्स रिसीवेबल है। आप मुझे नोटिस भेज सकते हैं कितना पेमेंट आना है, नहीं आया चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। समझ में आई बात? बस इतना ही है। बिल्स मतलब इनवॉइसेस के साथ एक एडिशनल आप पेपर भेजेंगे, एक एडिशनल बॉन्ड जैसा आप भेजेंगे, जिसमें मैं उसमें एक्सेप्ट करूंगा आपके हिसाब से। आप जो अमाउंट बिल्स के हिसाब से जो आप इनवॉइस में जो भी अमाउंट रेज हुआ है वो अमाउंट को लिखेंगे, ये ड्यू डेट रहेगा, इसका टर्म डेट, आप सब कुछ उसमें मेंशन कर देंगे। और आप ये लिखेंगे कि ये पेपर जिसके पास है, जो बिल पेएबल है, जिसने बिल्स एक्सेप्ट किया, उसका लायबिलिटी है उस पार्टी को पेमेंट करने के लिए। ठीक है। यस सर, बस इतना ही है सर बिल्स में, और ज्यादा कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इस चैप्टर रिलेटेड। ठीक है। हो सकता है बाद में आप मैं डिसऑनर कर दूं इस बिल को। ठीक है। हो सकता है बाद में ड्यू डेट के बाद हो सकता है कि मैं डिसऑनर कर दूं। ठीक है। आप मुझसे विथड्रॉ करने, लेकिन हो सकता है मैं बाद में डिसऑनर कर दूं, हम देखेंगे क्वेश्चंस में। लेकिन फिलहाल अभी बिल्स रिलेटेड कंसेप्ट इतना काफ़ी है। ठीक है। आप ड्रॉयर हो, मैं ड्रॉयर हूँ। ठीक है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए बिल्स पेएबल है, आपके लिए बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है सर। यहाँ पे देखना एवरेज ड्यू डेट में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। एक बिल, दूसरा बिल, तीसरा बिल, सारे में अलग अलग मैच्योरिटी, सारे में अलग अलग ड्यू डेट्स। फिर वही बात, देयरफॉर मैं अपने सीए को कहूंगा एक डेट दे दे, एवरेज ड्यू डेट, सारा पेमेंट अल्लास एक ही दिन में। ठीक है। यहीं पे हम यूज करेंगे। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट रख लेना, जब भी बिल आएगा बिल्स, इसमें 3 days ऑफ ग्रेस रहेगा। सो 3 days ऑफ ग्रेस रहेगा, यानी बिल्स में जिस तरह मेरे ऊपर लायबिलिटी फिक्स हो जाती है, उसी तरह मुझे कुछ थोड़ा बेनिफिट भी तो देना। जब का जब नोटिस भेज देंगे क्या आप? नहीं, 3 days रुकेंगे। 3 days रुकने के बाद ही नोटिस भेज सकते, क्योंकि मैं भी तो एक्सेप्टेंस किया ना यार। ठीक है। जिसके पास पेपर रहेगा मैं उसको पेमेंट भी तो करने के लिए एक्सेप्टेंस किया है ना। मेरे लिए तो भी कुछ बेनिफिट रहना है ना यार। यस सर, आपके पास भी बेनिफिट रहना है, तो 3 days मैं आपको दूंगा। यानी 3 days ग्रेस डेज रहेगा। जब भी आपके क्वेश्चन में बिल्स आएगा तो 3 days, 3 days ऑफ ग्रेस डेज ऐड करेंगे, उसके तभी आपको मालूम पड़ेगा एवरेज ड्यू डेट क्या है। यानी हम कैलकुलेट करेंगे, मान लो टर्म्स के हिसाब से 1 मंथ है, 1 जनवरी से 1 फरवरी आएगा, 1 मंथ का टाइम पीरियड लगा दिए। नेक्स्ट उसके बाद 3 days ऐड करना, 1 + 3 = 4, 4 फरवरी एवरेज ड्यू डेट है। दम 10 का दम। यस, सब कुछ क्लियर? यस सर। हाँ, अभी हमें इसमें याद क्या रखना है सर? अभी एक चीज देख लेना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिएगा तो ही ये करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं। सर ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेट ऑफ ड्रॉन, आप मेरे नाम पे चिट्ठी फाड़ रहे हैं ना कि इससे पैसे लेना है, तो डेट ऑफ ड्रॉन करेंगे। तो उस डेट ऑफ ड्रॉन से प्लस टर्म्स नंबर ऑफ, यानी टर्म हम जो 1 मंथ का हमने एग्जाम्पल लिया, 1 मंथ का टर्म है, उसके बाद +3 days = एवरेज ड्यू डेट मेरी।
ठीक है, मेरे हिसाब से वो एवरेज ड्यू डेट है। वैसे ही अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये दिया है कि बिल आफ्टर साइट, देन डेट ऑफ ट्रॉन से नहीं बल्कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से प्लस टर्म जितना क्रेडिट पीरियड है वो प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। बस यही है सर कंसेप्ट, इसमें इतना ही है और कुछ भी आपको याद रखना नहीं है। होप सो यू गॉट इट द मैसेज। नेक्स्ट हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोस्टली देखना बिल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, बस इसमें एक चीज सिंपल चीज, जब भी बिल्स आया एवरेज रेट आप कैलकुलेट करेंगे टर्म के हिसाब से प्लस 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे, उसके बाद ही अब हम उसे एवरेज ड्यू डेट डिक्लेयर करेंगे। डन? यस सर। नेक्स्ट इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज। अगर पब्लिक हॉलीडेज है और हमारा एवरेज ड्यू डेट उसी दिन आ जाता है, हमने जो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट किया और वो पब्लिक हॉलीडे के दिन आ जाता है, देन हमें करना क्या है फिर उसके बाद उससे, अगर वो संडे हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये 4 दिन संडेज 15 अगस्त, यहाँ पे देखना 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर, अगर इन 4 कैटेगरीज में से 3 दिन और संडेज, ठीक है, यहाँ अगर वो आपका एवरेज ड्यू डेट आ जाता है देन प्रीसीडिंग डे विल बी योर एवरेज ड्यू डेट। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है ना, अगर इमरजेंसी है ना, मैं दे सकता ना तू ले सकता, क्यों भाई खाली पीली का झगड़ा, एक दिन बाद में कंसिडर कर ले। यस सर। लेकिन अगर पब्लिक हॉलीडे है, हमें पहले से मालूम है कि ये पब्लिक हॉलीडे है, बेवकूफ़ बनाना है क्या मुझे? तुझे मैं एक दिन भी बेनिफिट ये पाने, तुझे मैं ये एक दिन का बेनिफिट भी नहीं दूंगा। आप कहेंगे मुझसे, अरे नहीं नहीं नहीं, अगर पब्लिक हॉलीडे है तू मुझे पेमेंट दे, मैं लेने के लिए रेडी हूँ। इधर इसलिए इस इंटरेस्ट को बचाने के चक्कर में मैं पहले पे करूंगा। यानी अगर कोई हॉलीडे है, देन अगर वो पब्लिक हॉलीडे है, देन आई विल पे यू 1 day बिफोर। एवरेज ड्यू डेट रहेगा, वो एवरेज ड्यू डेट से एक दिन पहले एक्चुअल एवरेज ड्यू डेट हम कहेंगे उसे, ठीक है। अगर वो इमरजेंसी हॉलीडे रहेगा देन एवरेज ड्यू डेट होने के बाद नेक्स्ट इमीडिएटली एवरेज ड्यू डेट ही एक्चुअल ड्यू डेट है। डन? यस सर। बस इतना ही कंसेप्ट है सर, रिमेनिंग हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हमने व्हाट वी थॉट आवर माइंड, हम व्हाट आई हैव डिस्कस विद यू इज रिलेटिंग टू आरटीपीस पास्ट पेपर्स एंड स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन। ये मेरा थॉट है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस डील करें, ठीक है। अंटिल देन गुड बाय गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।